रेखा और रमन की शादीशुदा जिंदगी को पूरे 35 वर्ष हो गए थे। एक आम गृहस्थ जिस तरीके से जीवन भर रिश्तों में बंध कर अपनी गृहस्थी चाहे अनचाहे खींचती है, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी जिंदगी घसुटी। कहने को तो वो दोनों स्वभाव से सीधे और सरल थे, लेकिन जब भी वे एक साथ होते, पता नहीं क्यों उन दोनों को एक दूसरे से कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती और वे एक दूसरे की कमियां गिनाने लगते। अन्य लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता। रमन को शुरू से ही रेखा का हर किसी से खुलकर बात करना बहुत खटकता। किसी भी बाहर वाले से वो जब इत्मीनान से बात करती तो रमन को बहुत बुरा लगता। वो अपनी मनसा उसे कई बार जता भी चुके थे, लेकिन रेखा अपनी आदत से मजबूर थी। जो कई घर आता वो उसे के साथ आराम से बतियाने लगती। रमन इस बात को लेकर बहुत कुढ़ते और नाराज होते। रेखा थी कि उनकी एक ना सुनती। लोगों से बातें करने में उसे बहुत रस आता था। यही वजह थी कि वो जीवन में अपने लिए तनाव कम लेती और दूसरों को देती ज़्यादा थी। रमन स्वभाव से अंतर्मुखी थे। उन्हें किसी से ज़्यादा बोलना पसंद ना था। वे अपने काम से काम रखना ज़्यादा पसंद करते। एक रेखा ही थी जिससे वो पहले दिल की बात कह लेते थे। अब पता नहीं क्यों उन्हें उसके किरदार पर शक होने लगा था। जब भी वे उनके सामने पड़ती, अच्छी बात भी बहस पर जाकर ख़त्म होती। यह बात उनका बेटा आशु और बेटी रिया छुटपन में ही समझ गए थे कि मम्मी पापा दोनों स्वभाव से अच्छे होते हुए भी अपनी अपनी आदतों से मजबूर है। वक्त गुजर रहा था, आशु और रिया बड़े हो गए। एमएससी करते ही रिया के लिए अच्छा रिश्ता आया तो रमन ने उसके हाथ पीले कर दिए। वी टेक करके आशु नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया था। बिटिया के ससुराल जाते ही घर सुना हो गया। घर पर रेखा से बात करने वाला अब कोई नहीं रह गया था। पहले वो रिया से बात कर मन हल्का कर लेती थी। घर ज़्यादा बड़ा नया था। कुल मिलाकर इस घर में 3 बेडरूम थे। जब कोई घर पर आता तो आंसू या रिया में से किसी को अपना बेडरूम उसके साथ साझा करना पड़ता। रोज सुबह उठने से रात सोते सोते तक रेखा और रमन में नोकझोंक होते ही रहती। कुछ समय बाद आंसू की शादी हो गई और वो भी परिवार के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। अब घर पर केवल रेखा और रमन रह गए थे। उम्र के साथ उनकी आदतें थी भी और पक्की हो गई थी। आंसू ने अपने कमरे में एक बड़ा सा टीवी लगा रखा था। दोपहर में उसकी अनुपस्थिति में रमन उसी टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखना पसंद कर। जब आंसू घर पर रहता तो रेखा और रमन को एक साथ एक ही कमरे में बैठकर टीवी देखना पड़ता। यह पर भी अपने पसंद के प्रोग्राम को लेकर दोनों में अक्सर बहस हो जाती। रेखा को धारावाहिक देखना पसंद था तो रमन को खबरें। किसी तरह से बहुत बहस करने के बाद आपस में सामंजस्य बिठाकर उन दोनों ने टीवी देखने का समय निश्चित कर लिया था कि रात 9 बजे तक रमन खबरें देखेंगे और उसके बाद रेखा अपने मनपसंद धारावाहिक। आंसू के बेंगलुरु जाने के बाद सुने घर में अब केवल दोनों की नोकझोंक की आवाज़ें सुनाई देती। एक दिन रेखा बोली, घर पर बच्चे नहीं है, अब तुम आंसू के कमरे में बैठकर आराम से टीवी देख सकते हो। रमन ने घूरकर रेखा को देखा तो वो बोली, ऐसे क्यों घर घूर रहे हो? तुमसे ऐसी समझदारी वाली बात की उम्मीद नहीं थी। वैसे तुम ये इसीलिए कह रही हो जिससे
तुम्हें भी टीवी देखने में परेशानी ना हो और मुझे भी। रमन उसी दिन से आंसू के कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखने लगे और रेखा अपने कमरे में धारावाहिकों का आनंद लेती। धीरे धीरे रमन ने आंसू के कमरे में अपना और सामान भी व्यवस्थित कर दिया। कई बार टीवी देखते देखते वे वही सो जाते। रेखा रात ठीक 10 बजे टीवी और लाइट बंद करके लेट जाती। एक दिन रमन बोले, मैंने सोच लिया है कि अब मैं टीवी वाले कमरे में ही सोया करूँगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो नौबत यहाँ तक आ गई? रेखा ने पलट कर पूछा। कई बार रात को देर तक क्रिकेट मैच चलता रहता है, उसे देखने में मुझे सोने में देर हो जाती है। जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुमने जो सोच लिया है वो तो करके रहोगे, रेखा बोली। रमन ने इस समय उससे उलझना ठीक नहीं समझा और अपना बिस्तर आंसू के कमरे में शिफ्ट कर दिया। इस घर पर रहने वाले दो लोगों ने अब अपने को अलग अलग कमरे में व्यवस्थित कर लिया था। इसकी वजह से अब दोनों का एक दूसरे से सामना कम ही होता। रमन चाय नहीं पीते थे। रेखा सुबह उठकर पहले अपने लिए चाय बनाती और आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हुए उसका आनंद लेती और रमन बरामदे में बैठकर मजे से अखबार पढ़ते। सुबह मेज पर नाश्ता करने के लिए दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते। अब रमन ने रेखा के बनाए खाने में मिनमेक निकलना कम कर दिया था। रेखा नाश्ता करने के बाद अपने कामों में लग जाती और रमन टीवी पर व्यस्त हो जाते। दोपहर में खाने के मेज पर लंच करते हुए उनमें कभी किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक जरूर हो जाती, लेकिन अब उसमें उतना तीखापन नहीं रह गया था जितना पहले हुआ करता था। लंच के बाद वे फिर अपने अपने कमरे में आकर इत्मीनान से टीवी देखते और आराम करते। कुछ ही महीने में उन दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाकर जिंदगी जीने की आदत सी पड़ गई। रेखा ज्यादा सुकून में थी। अब रमन उसकी हर बात में दखल अंदाजी नहीं करते। उन्हें अब इस बात से भी ज्यादा मतलब नहीं था कि वो अपने कमरे में बैठकर फोन पर किससे बात करती है। रमन को भी घर पर अपने लिए एक अलग जगह मिल गई थी जिसमें वो अखबार पढ़ने, टीवी देखने और मोबाइल फोन के साथ बहुत खुश थे। पूरे 7 महीने बाद आंसू घर आया। उसने देखा कि पापा ने उसका सामान ऊपर की मंजिल में दीदी के कमरे में शिफ्ट कर दिया था और खुद उसके कमरे में रह रहे थे। ये देखकर आंसू बोला, पापा आपने बहुत अच्छा किया। कम से कम इसी बहाने इस घर के 2 कमरे तो आबाद रहते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी लगा कि कमरे में खाली पड़े हैं तो क्यों ना उसका सदुपयोग कर खुल कर रह जाए। आंसू ऊपर कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि घर में एकदम शांति थी। पहले जैसी बात होती तो सुबह उठते ही मम्मी पापा की जोर जोर की आवाज़ें सुनाई देती। आज पहली बार सुबह के समय घर पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। बचपन से लेकर हमेशा इस घर में सुबह उठते ही मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। सोकर उठते ही वो दोनों बहस पर उलझे रहते। उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। मेज पर नाश्ता करते हुए भी मम्मी पापा एक दूसरे से उलझने की वजह उसी से बात कर रहे थे। अब उनके लिए एक दूसरे की उपस्थिति कोई मायने नहीं रख रही थी। आंसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। नाश्ता करने के बाद पापा कमरे में जाकर टीवी देखने लगे। मम्मी भी थोड़ी देर उससे बात करने के बाद घर के कामों में व्यस्त हो गए। जब उन्हें फुर्सत मिली तो वे अपनी पसंद का धारावाहिक देखने लगी।
दोपहर में खाने पर वे तीनों साथ बैठे थे। आशु बोला, मम्मी अब घर कितना सूना लगता है। हाँ बेटे, घर पर रौनक तो बच्चों से ही रहते हैं। तुम दोनों अब बाहर चले गए हो तो घर भी सूना हो गया। आशु के जी में आया कि कह दे मम्मी, रौनक तो आप दोनों की बहस से रहती थी। अब आप लोग शांत हो गए हो तो घर की रौनक ही चली गई। असली बात मन में दबा कर वो बोला, मैं और दीदी तो वैसे भी पढ़ाई में लगे रहते थे, हमें इतना सब बोलने की फुर्सत कहाँ थी। इस बार घर आकर आंसू ने महसूस किया कि पहले आपसी मतभेदों के बावजूद मम्मी पापा के मध्य हमेशा एक आत्मीयता का एक रिश्ता बना रहता था। नोक-झोंक के बावजूद आत्मीयता अपनी जगह पर बनी रहती थी। इस सन्नाटे में वो भी कहीं गुम हो गई थी। अब दोनों को एक दूसरे से ज्यादा मतलब ना था। केवल खाना खाने और किसी से मिलने जाने के लिए दोनों साथ उठते बैठते, वरना वे दोनों अपनी अलग जिंदगी जी रहे थे और उसी में खुश भी लग रहे थे। आंसू ने होश संभलने पर कई बार महसूस किया था कि मम्मी के मन में हमेशा इस तरह की जी ही जिंदगी जीने की तमन्ना थी। आज वो उसी जिंदगी का मजा ले रहे थे, पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। इन सब में वो पापा से काफी दूर होती जा रही थी। दोनों अपने में खोए हुए थे। एक दूसरे की भावनाओं से अब उन्हें ज्यादा मतलब ना था। पहले वो साथ बैठकर बहस करते हुए आत्मीयता की बातें भी कर लिया करते थे। भले ही उन दोनों की बातों में 36 का आंकड़ा रहता, लेकिन वे एक दूसरे का भी पूरा ख्याल रखते थे। मम्मी को जरा सा कुछ हो जाता तो पापा बड़े परेशान हो जाते। पापा की तबीयत थोड़ा भी खराब होती तो मम्मी बड़बड़ करते हुए भी उन्हें ढेरों नसीहतें दे डालती और उनकी पूरी देखभाल करती थी। अब उनके रिश्ते की ताजगी और गर्माहट कहीं खो गई थी और उसमें बहुत ठंडापन आ गया था। जीवन के उस पड़ाव में जब उन्होंने एक दूसरे के सुख दुख का सब सबसे ज्यादा ख्याल रखना था, तब वे अपनी अपनी दुनिया में ज्यादा व्यस्त होकर एक दूसरे के प्रति उदासीन हो गए थे। आंसू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ये बात रोमा को भी बताई। दोनों ने इस बारे में विचार किया। बहुत सोच समझकर वो बोला, मम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहे, लेकिन बेटा, यह घर छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं है। घर कौन से कोई उठा कर ले जाएगा। थोड़ा सामान है, उसकी देखभाल के लिए बगल में शर्मा आंटी से कह देंगे, वे कभी कभी घर खोलकर देख लेंगी। बाकी यहाँ ऐसा है भी क्या, अपना घर तो अपना होता है बेटा। आपकी बात सही है मम्मी, मेरा घर भी तो आपका ही घर है। बच्चे भी आपको मिस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए मेरे साथ चले। मैं आपको ले जाने आया हूँ। ये बात तुम पहले बता देते तो अच्छा रहता बेटा। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। रेखा और रमन बेटे की बात को ना टाल सके। उसने एक हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा ली और उसके बाद घर को ताला डालकर आंसू मम्मी पापा को लेकर बेंगलुरु आ गया। वह उसके पास 3 बेडरूम वाला फ्लैट था। एक कमरे में वो और उसकी पत्नी रीमा, तो दूसरे में बच्चे उधम मचाते। आंसू ने तीसरे बेडरूम में मम्मी पापा की व्यवस्था कर दी थी। महीनों से खुले घर में स्वच्छंद रहने की आदत के बाद रेखा और रमन को यह कमरा बहुत छोटा लगा, पर यह मजबूरी थी। वे बेटे से कुछ कह भी नहीं सकते थे। वे अपने को इस कमरे में किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। आंसू ने पूछा, मम्मी कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटा, अपनों के बीच में कैसी तकलीफ?
बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें भी आपका साथ बहुत अच्छा लगता है मम्मी। बेटा एक बात कहनी थी। कहो ना पापा। यहाँ कोई परेशानी है? मैं चाहता था कि एक टीवी इस कमरे में भी लगा देते, समय कटना आसान हो जाता। पापा यहाँ पर समय कटने की दिक्कत कहाँ है? बच्चे हैं, मैं और रीमा है, और साथ में मम्मी। इतने लोगों के साथ कमरे में टीवी की ज़रूरत क्या है? बैठक में लगा तो है। आप जब मर्जी हो वहाँ पर बैठकर टीवी देख सकते हैं। वहाँ पर बच्चे अपने पसंद के कार्टून देखते रहते हैं। तो क्या हुआ, दिन भर आप टीवी देख लेना। शाम को बच्चे अपनी पसंद के प्रोग्राम देख लेंगे। हम भी तो बचपन में ऐसा ही क्या करते थे। क्यों मम्मी? आंसू बोला। तुम तुम ठीक कहते हो बेटा। उसके बाद रमन ने आगे कुछ नहीं कहा। यही परेशानी रेखा को भी हो रही थी। वो रात को अपने पसंद के धारावाहिक बहुत मिस करती, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। समय काटने के लिए शाम होते ही वे दोनों थोड़ी देर नीचे टहलने चले जाते और उसके बाद खाना खाकर रात को अपने कमरे में आ जाते। शुरुआत में दोनों को एक ही बेड पर एक दूसरे से काफ़ी परेशानी हो रही थी। कभी रमन के खरोटे तो कभी पेट की गैस रेखा को परेशान कर रहे थे, लेकिन मजबूरी थी। यह पर इतनी जगह नहीं थी कि वो कहीं और जाकर सो पाती। ये बात वो बहू को भी नहीं कह सकती थी। शाम के समय रमन को टीवी के बिना समय कटना मुश्किल हो रहा था। मजबूरन अब वे एक दूसरे से बातें करके अपना समय गुजारने की कोशिश करने लगे। बरसों की चिक चिक और आपसी बहस कुछ महीनों पहले लगभग खत्म हो गई थी। बेटे बहू के सामने वो फिर से उसी राह पर नहीं जा सकते थे। अब वे नए सिरे से शुरुआत कर एक दूसरे से अच्छी तरह बात करने की कोशिश कर रहे थे। बेटे के घर पर लड़ने के लिए कोई मुद्दा भी न था। रमन यहाँ बहू के बनाए खाने में कोई कमी भी नहीं निकाल सकते थे। बेटे के घर पर रहते हुए उन्हें काम की भी कोई परेशानी नहीं थी। आंसू और रीमा उन्हें यह कुछ काम ना करने देते। बस यह परेशानी एक ही बात की थी, वो थी समय कटने की। बच्चे दिन में थोड़ी देर उनके साथ बातें करते और खेलते। उसके बाद वे अपना होमवर्क निपटाने निपटाते। आंसू शाम को थका हारा घर लौटता। थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ बात करके फिर वो अपने बीवी बच्चे के साथ अपना वक्त गुजारता। रेखा और रमन को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। उन्हें अपने पुराने घर की याद सताने लगी थी। एक दिन रमन ने दबी जबान में ये बात आंसू से कहा भी दी। बेटा, हमें यहाँ आए बहुत समय हो गया है। कहा पापा। अभी 1 महीना ही तो हुआ है। बेटा, 1 महीने का समय कम नहीं होता भला। जानता हूँ पापा, पर इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आप यहाँ हमारे साथ ना रह सके। अब आगे बोलने की कोई गुजारिश नहीं थी। मजबूरन रमन और रेखा को यहाँ पर 1 महीना और रहना पड़ा। इतने समय में रमन और रेखा आपसी मनमुटाव भुलाकर एक साथ एक कमरे में रहने के अभ्यस्त हो गए। वे शाम को एक साथ टहलते और साथ बैठकर अपनी सुख दुख की बातें किया करते। ये देखकर आंसू को बहुत अच्छा लगता। खाना खाने के बाद भी वे आपस में देर तक बतियाते रहते। 2 महीने बाद आंसू उन्हें छोड़ने खुद घर आया। इतने समय बाद बच्चों और बेटे बहू से दूर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। आंसू के पास ज़्यादा छुट्टी नहीं थी। 2 दिन घर की साफ सफाई में बीत गए थे। मम्मी पापा के साथ मिलकर उसने सारा घर व्यवस्थित कर दिया था। जाने से पहले उसने दोपहर में उनके लिए टीवी भी चालू करवा दिए थे। उनसे विदा लेते समय उसे बहुत बुरा लग रहा था। आंसू के परिवार के साथ 2 महीने बिताने के बाद अब रमन और
रेखा को यहाँ अकेले रहने का अवसर मिल रहा था। आंसू की रात की ट्रेन थी। वो घर से खाना खाकर निकल रहा था। उस आंसू के जाते ही रमन अपने कमरे में आ गए और रेखा अपने। इतने समय बाद उन्होंने अपने अपने कमरे में टीवी चलाई। आज अकेले टीवी देखने में रमन का मन नहीं लगा। जरा देर बाद टीवी बंद करके वे रेखा के कमरे में आ गए और बोले, आज बच्चों के बगैर बड़ा खराब लग रहा है। तुम ठीक कह रहे हो। वो इस उम्र में परिवार के साथ बहुत जरूरी होता है। अब हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमें उनके ऊपर पूरी तरह आश्रित नहीं होना चाहिए। उन्हें भी जिंदगी अपने ढंग से जीने का मौका देना चाहिए। रमन बोले। वे दोनों साथ बैठकर आपस में बातें करने लगे तो टीवी देखने का ख्याल ही दिमाग से उतर गया। रेखा बोली, घड़ी देखो, 10 बजने वाले हैं। अब हमें सो जाना चाहिए। रमन उठकर दूसरे कमरे में आ गए। थोड़ी देर में वे वापस रेखा के कमरे में आ गए। क्या हुआ? अकेले कमरे में अच्छा नहीं लगा क्या? मैं भी यही सो जाऊं? कैसी बात करते हो? ये घर तुम्हारा है, हम इसमें पूछने की क्या जरूरत है? रेखा बोली। तो रमन खुश हो गई और वही लेट गए। कुछ ही देर में उनके खरोटे गूंजने लगी। अब रेखा को उनके खरोटे जरा भी नहीं अखर रहे थे। बेंगलुरु वापस आकर आंसू भी आश्वस्त हो गया था। उसने मम्मी पापा के बीच खड़ी हो रही खामोशी की दीवार को तुरंत गिरा दिया। रेखा और रमन को अब एक दूसरे से कोई शिकायत ना थी। इस उम्र में एक दूसरे से नजदीकियां उन्हें नई ऊर्जा दे रही थी।